स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेजर चेस्ट से पोयम आई रिमेंबर। ये जो पोयम है, इस पोयम को लिखा है थॉमस हुड ने। तो थॉमस हुड, डेट यहाँ पे मेंशन है 23 मई 1799 से 3 मई 1845, वॉज एन इंग्लिश पोएट बॉर्न इन इंग्लैंड। यानी कि लंदन में ये पैदा हुए थे। पैदाइश का वक्त कब है? 23 मई 1799 और मृत्यु कब हुई थी? मई के ही महीने में 3 मई को 1845 में। अ ग्रेट ऑथर एंड अ ह्यूमरिस्ट। ह्यूमरिस्ट का मतलब होता है हास्यवाद वाला, ठिठोली करने वाला। तो इनको कैसा माना जाता है? एक महान लेखक और एक हास्यकार माना जाता है, ठिठोली करने वाला। बेस्ट नोन फॉर पोयम सच एज द ब्रिज ऑफ साइज एंड द सॉन्ग ऑफ द शर्ट। किस वास्ते इनको सबसे ज्यादा जाना जाता है? जाना जाता है द ब्रिज ऑफ साई, इस पोयम के लिए। और दूसरा वाला कौन सा है? द सॉन्ग ऑफ द शर्ट, इसके लिए। हुड रोट रेगुलरली फॉर द लंदन मैगजीन। हुड लगातार लिखा, हुड ने किसके लिए? लंदन के मैगजीन के लिए। एथेनम एंड पंच, कौन कौन सी मैगजीन है? एथेनम है और दूसरी कौन सी है? पंच, इसके लिए लिखा इन्होंने। He later published a magazine largely consisting of his own works. इसके बाद उन्होंने क्या किया? एक मैगजीन किसको बोलते हैं? पत्रिका। एक पत्रिका इन्होंने पब्लिश की। और जो पब्लिश करना मतलब प्रकाशित करना, तो उसमें जो है कि इसमें उनका खुद का जो है काम शामिल था। यानी कि वो जो भी पोयम वगैरह रहा होगा, उनका जो रचनाएं थी उनकी, वो शामिल थी। हुड नेवर रोबस्ट, यानी कभी ताकतवर नहीं थे, है ना, हिस्ट पुष्ट हमेशा नहीं थे, रोबस्ट नहीं थे। रोबस्ट का मतलब होता है यहाँ पे मजबूत से है, यहाँ पे तात्पर्य, तो मजबूत नहीं थे यानी दुर्बल थे। हैड लैप्स्ड इनटू इनवैलिडिज्म बाय द एज ऑफ 41 एंड डाइड एट द एज ऑफ 45। अब यहाँ पे कह रहा है कि 41 वर्ष की आयु की बात कर रहा है। ये क्या हो गए थे? ये लैप्स्ड इनटू यानी घिर गए थे, घिर जाना, फॉल कर जाना, किसमें? इनटू इनवैलिडिज्म। इनवैलिडिज्म का मतलब होता है आपका दुर्बलता को कहते हैं। 41 साल की उम्र में घिर गए थे और 45 ईयर्स की उम्र में, 45 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। विलियम माइकल रॉजिटी in 1903 called him the finest English poet between the जनरेशन ऑफ शैले एंड टेनिसन। तो ये जो शैले और टेनिसन है, इनके जनरेशन यानी कि इनकी जो पीढ़ी है उसकी बात कह रहा है कि इन पीढ़ियों के बीच में विलियम माइकल रोजिटी ने 1903 में इनको फाइनेस्ट इंग्लिश पोएट कहा था। देखो, हर किसी का ना वो वक्त चलता है, दौर चलता है ना, कभी कोई कभी कोई। तो ये जो शैले और टेनिसन है, इनके जनरेशन के बीच में 1903 में विलियम माइकल रोजिटी ने इनको कहा था कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी कवि हैं, फाइनेस्ट, सबसे बेहतरीन। ऑन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड इन 1811, जब 1811 में पति की मृत्यु हो गई, किसके पति की? हुड्स मदर मूव टू इजलिंगटन। अब यहाँ पे अब तो देख लिया होगा कि किसकी, यानी कि हुड के पिता की मृत्यु हो गई, तो माता की तरफ से ये बात लिखी हुई है कि उनके हस्बैंड की जब मृत्यु हो गई तो उनकी माँ कहाँ चली आई? इंग्लिस्टन चली आई। वेयर हुड हैड अ प्राइवेट स्कूल मास्टर हु इन अप्रिशिएटिंग हिज टैलेंट, जहां पर हुड का एक प्राइवेट स्कूल मास्टर क्या था? उनका एक प्राइवेट स्कूल मास्टर था। तो वहां पे जो है कि वो स्कूल मास्टर उनकी प्रतिभा की सराहना कर रहा था। टैलेंट का मतलब होता है जो भी उसके अंदर कुशल वगैरह होगा, जो भी कौशल, टैलेंट, उसको वो सराहना कर रहा था, अप्रिशिएट कर रहा था। तो उसने कहा क्या? मेड हिम फील इट इम्पॉसिबल नॉट टू टेक एन इंटरेस्ट इन लर्निंग वाइल ही सीम्ड सो इंटरेस्टेड इन टीचिंग। मेड हिम फील इट, तो जहां पे जो है उन्हें सीखने में रुचि न लेना असंभव महसूस कराया, कि मतलब मत सीखिए, ये जो है बहुत मुश्किल चीज है ना। वाइल ही सीम्ड, जबकि वो जो है कि बहुत इंटरेस्टेड थे किसमें? पढ़ाने में। अंडर द केयर ऑफ हिज स्कूल मास्टर,
अंडर द केयर ऑफ, यहां पे देख रेख में स्कूल मास्टर की। ही अर्नड अ फ्यू जीनियस बाय रिवाइजिंग फॉर द प्रेस अ न्यू एडिशन ऑफ द 1788 नॉवल पॉल एंड वर्जीनिया। अंडर द केयर ऑफ, अब यहाँ पे जो ख्याल रख रहा था, शिक्षण दे रहा था उनका मास्टर, तो उसकी देख रेख में कह सकते हैं 1788 में उन्होंने उपन्यास जो पॉल एंड वर्जीनिया है उसका एक नया जो है कि रिवाइजिंग है ना लिखा उन्होंने। रिवाइजिंग का मतलब होता है आपका उसका एक नया संस्करण उसको लिखा, प्रेस के लिए लिखा, फॉर द प्रेस अ न्यू एडिशन, एक नया संस्करण लिखा 1788 के नॉवेल पॉल एंड वर्जीनिया का। अब इसके लिए उनको क्या मिला, अर्न किया उन्होंने फ्यू जीनियस। जीनियस का मतलब होता है गिन्नी, गिन्नी बोलते हैं अशरफी को, मोहर को, तो ये उन्होंने कमाया लिख के। At 14 years, he was admitted into the counting house of a friend of his family, where he turned his stool into a pesagus on 3 legs, every foot of course being a dactyl or a spondy। 14 साल की उम्र में उनका दाखिला किया जाता है, कहाँ रख दिया जाता है, काउंटिंग हाउस में। काउंटिंग हाउस कहा जाता है लेखा विभाग वाला जो लेखाकार का कार्यालय होता है, वहां पे उनको रख दिया जाता है, एक दोस्त का जो कार्यालय था वहां पे। तो यहां पे इनको रख दिया गया भाई, कार्यालय का जो लेखाकार का जो कार्यालय होता है वहां पे रख दिया गया। तो यहां पे इन्होंने अपना स्टूल, स्टूल का मतलब है वो जो चौकी होती है, 4 पैर होते हैं, उसको इन्होंने पेसागस में कन्वर्ट कर दिया ऑन 3 लेग्स। पेगासस, पेगासस होता क्या है, एक सफेद घोड़ा है, जो सफेद घोड़ा जो है इंटेलिजेंस का प्रतीक होता है। तो यहां पे लिख रहा है कि 3 पैरों पे, एवरी फुट, हर एक पैर, ऑफ कोर्स आर बीइंग अ डैक्टाइल और ए स्पॉन्डी। डैक्टाइल और स्पॉन्डी का मतलब यानी कि वो या तो एक फिंगर टो है, या फिर स्पॉन्डी का मतलब होता है ना 2 जो है कि शब्दांश जो कि इक्वली जो है कि स्ट्रेस किए जाते हैं, उसको कहा जाता है। तो यहां पे स्पॉन्डी में जैसे एग्जांपल है आपका टूथैक, इसके अलावा बुकमार्क और हैंडशेक, इस तरह का। तो मतलब ये पेगासस में इन्होंने चेंज कर दिया। तो पेगासस यानी कि वो सफेद घोड़ा जो कि प्रतीक होता है आपका इंटेलिजेंस का, बुद्धिमत्ता का। एवरी फुट ऑफ कोर्स बीइंग अ डैक्टाइल और स्पॉन्डी। हाउएवर द अनकंजीनियल प्रोफेशन अफेक्टेड हिज हेल्थ एंड ही बिगेन टू स्टडी इनग्रेविंग। अब ये अनकंजीनियल का मतलब होता है कि जो कि पैदाइशी ना हो। अनकंजीनियल मतलब जो पैदाइशी नहीं होता है उसको कहा जा रहा है। तो ये पैदाइशी नहीं था प्रोफेशन, तो ये प्रोफेशन ने क्या किया, प्रभावित किया इनके हेल्थ को। और इसकी वजह से क्या हुआ कि वो उन्होंने इनग्रेविंग की पढ़ाई शुरू कर दी। इनग्रेविंग आप समझ सकते हो, नक्काशी जिसको बोलते हैं, उसको पढ़ना। तो उसकी पढ़ाई इन्होंने शुरू कर दी। द लेबर ऑफ इनग्रेविंग वॉज नो बेटर फॉर हिज हेल्थ देन द काउंटिंग हाउस हैड बीन। अब इनका जो श्रम हो रहा था, यानी कि जो काम कर रहे थे, लेबर कर रहे थे, इनग्रेविंग कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो वो इनकी सेहत के लिए काउंटिंग हाउस से बेहतर नहीं था। यानी कि बिल्कुल वैसा ही था, उससे खराब ही था, उससे बेहतर नहीं था। एंड हुड वॉज सेंट टू हिज फादर्स रिलेशन एट डंडी। डंडी जगह का नाम है, तो हुड को कहाँ भेज दिया गया, पिता के एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया गया, डंडी में, स्कॉटलैंड में जो कि स्थित है। He led a healthy outdoor life and at the same time he began seriously to write poetry and he appeared in print for the first time with a letter to the editor at Dundee Advertiser। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हेल्दी आउटडोर लाइफ यहाँ पे इन्होंने जी, यानी कि बाहरी जीवन, एक स्वस्थ बाहरी जीवन ये बिता रहे थे। और उसी समय सीरियसली, बिल्कुल गंभीर रूप से इन्होंने कविता लिखनी शुरू की और पहली बार ये प्रकाशित हुआ, फर्स्ट टाइम प्रिंट में आया डंडी एडवर्टाइजर जो एडिटर है उसके लेटर के साथ, विद अ लेटर टू द एडिटर एट डंडी एडवर्टाइजर। तो पहली बार जो है कि इनकी कविता जो है प्रकाशित हुई
पत्र के साथ प्रिंट में ये दिखाई दिए। आई रिमेंबर वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1844। तो पहली बार ये कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1844, 1844 में प्रकाशित हुई थी ये। द पोएट एड्रेसेस द ग्लूमी एंड अनसर्टेन एडल्टहुड इन द लाइट ऑफ अ परफेक्ट चाइल्डहुड एंड दैट मेक्स द नैरेटिव यूनिवर्सल। तो यहाँ पे जो कवि है वो संबोधित करता है, एड्रेस करता है ग्लूमी यानी कि गंभीर और उदास कह सकते हो ग्लूमी को, एंड अनसर्टेन एडल्टहुड यानी कि अनिश्चित होता है जो बचपन होता है उसको ये यहाँ पे संबोधित कर रहा है लाइट में यानी प्रकाश में। किसके प्रकाश में? परफेक्ट चाइल्डहुड के प्रकाश में। और यही चीज क्या करती है, इस नरेशन को क्या बनाती है? यूनिवर्सल बनाती है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि मतलब हर जगह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, कि सबके ऊपर ये चीज लागू होती है। द पोएट फील्स दैट द टाइम पासेस बाय लिविंग ओल्ड मेमोरीज बिहाइंड। यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो समय गुजरता है वो सिर्फ कैसे गुजरता है? यादें छोड़कर गुजरता है। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग को आई रिमेंबर, मुझे याद है द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, वो घर मुझे याद है जहां पर मैं पैदा हुआ था। तो कोई भी नहीं भूलता है जहां पर जो है पैदा हुआ रहता है। द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्न, छोटी सी खिड़की जहां से सूरज जो है झांकता हुआ आता था, पीप करता हुआ मतलब झांकता हुआ आता था सुबह में। ही नेवर केम अ विंक टू सोन, यानी कभी भी वो जो है कि पलक झपकाए बिना की भी देरी नहीं करता था और कभी ना जल्दी आया करता था, मतलब सूरज बिल्कुल पंक्चुअल था, अपने टाइम पे आया करता था। नॉर ब्रॉट टू लॉन्ग अ डे, और कभी भी सूरज जो है कि एक लंबा दिन भी लेकर नहीं आता था, मतलब सूरज का जब छुपने का टाइम होता है तो सूरज छुप जाता है। बट नाउ, लेकिन आई ऑफन विश, मैं अक्सर ये विश करता हूँ मतलब मैं ये सोचता हूँ कि द नाइट हैड बॉर्न माई ब्रीथ अवे, कि शायद वो रात क्या कर ली होती, मेरी सांसें छीन ली होती उस रात ने। यानी कि वो जो दिन थे, वो जो समय था, वो जो बचपन था, उसी समय उसकी सांसें छिन गई होती। ये ऐसा सोच रहा है, मतलब किसी तरह की चिंता वगैरह फिक्र नहीं होती, और बचपन को याद करते हुए ये कह रहा है कि शायद उसी वक्त जो है कि अब वो उम्मीद करता है कि उसी वक्त उसकी सांसें चली गई होती तो अच्छा रहता। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पैरा में। अब देखो नेक्स्ट में है आई रिमेंबर, मुझे याद है द रोजेज, गुलाब, रेड एंड व्हाइट, कैसे गुलाब? लाल गुलाब, सफेद गुलाब मुझे याद है। यहाँ पे वायलेट्स होगा, द वायलेट्स एंड द लिली कप्स। लिली कप्स किसके लिए यूज हो रहा है? वो लिली के जो फूल होते हैं उनके लिए, कि वायलेट्स और लिली कप्स ये भी फूल हैं। दोज फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट, ऐसा लगता था जानो कि प्रकाश से बने हुए, रोशनी के बने हुए फूल थे। और वैसे भी सुबह को जब फूल खिलते हैं और सूरज की रोशनी जब उन पर पड़ती है तो कैसे वो चमकदार नजर आते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वो रोशनी से ही बने हों। द लिलेक्स वेयर द रॉबिन बिल्ट, और लिलेक्स किसको बोलते हैं? ये भी फूल है जहां पे कि रॉबिन ने क्या किया था, अपना घोंसला बनाया हुआ था। चिड़ियों को हम लोग देखते हैं, काफी खूबसूरत लगता है, चिड़ियों के जो बच्चे होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। तो वो दिन को उसको भी याद कर रहा है यहाँ पे पोएट, कि वो भी मुझे याद है कि लिलेक जहाँ पे रॉबिन ने घोंसला बनाया था। एंड वेयर माई ब्रदर सेट, और जहाँ पे मेरे भाई ने लगाया था। द लेबरनम ऑन हिज बर्थडे, लेबरनम क्या है? अमलतास के पेड़ को बोलते हैं, खूबसूरत सा पेड़ होता है। लिलेक क्या होता है? लिलेक ना एक छोटा सा पेड़ होता है जिसमें काफी अच्छी खुशबू निकलती है जिससे, और इसमें ना पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं लिलेक में। तो लेबरनम आपका अमलतास का पेड़ है, तो ये इसके भाई ने लगाया था ऑन हिज बर्थडे, अपने जन्मदिन पर। द ट्री इज लिविंग इट, पेड़ अभी भी जिंदा है। इसका मतलब क्या है? पेड़ अभी भी जिंदा है। अब बात किसकी कर रहा है कि लगाया कौन था? भाई, यानी कि भाई इसका अब जिंदा नहीं है। तो यहाँ पे पोयम में देख रहे हो कि यहाँ पे भी लास्ट की 2 लाइनें हैं कि काश वो रात मेरी सांस ले गई होती। तो यहाँ पे भी सीरियसनेस है, और अब यहाँ पे जो है कि यहाँ शुरू में भी देखो कितनी खूबसूरती का बयान किया जा रहा है, और लास्ट में यहाँ पे थोड़ी सी सीरियसनेस आ गई है। फिर हम लोग देखते हैं अपना थर्ड स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा में कह रहा है आई रिमेंबर, मुझे याद है
वेयर आई यू वॉज यूज टू स्विंग, यानी मुझे जहाँ पे आदत थी झूला झूलने की, जहाँ पे वो झूला झूलता था वो भी जगह उसको याद है। एंड थॉट द एयर मस्ट रश एज फ्रेश टू स्वेलोज ऑन द विंग, यानी कि मुझे लगता था कि जिस तरह से आप झूला झूलते हो तो आगे पीछे जाते हो तो हवा तेज लगती है, तो वो सोचता है कि उसी तरीके से हवा वैसे ही ताजी उनको भी लगती होगी स्वेलोज को, यानी अबाबिल चिड़िया को, जब वो पंख फैलाकर उड़ती होगी, है ना। तो उतनी ही ताजी हवा जैसे मुझे लग रही है झूला झूलने पे आगे पीछे, वैसे ही उसे भी चिड़िया को भी लगती होगी, अबाबिल चिड़िया को। माई स्पिरिट फ्लू इन फेदर्स देन, तो उस वक्त होता क्या था कि मेरी जो आत्मा है पंख लगाकर उड़ा करती थी। बचपन का होता ही वक्त ऐसा है कि जब आदमी को किसी तरह की चिंता नहीं होती है और वो बिल्कुल मतलब चिंता से परे होता है, कोई जिम्मेदारियां वगैरह उसके ऊपर नहीं होती हैं, कोई बोझ नहीं होता है, तो उस समय बिल्कुल उसकी आत्मा हल्की थी और वो फेदर लगा के, पंख लगा के उसकी आत्मा जो है उड़ा करती थी। दैट इज सो हैवी नाउ, अब कह रहा है कि अब उसकी आत्मा क्या हो चुकी है, काफी भारी हो चुकी है और भारी चीज नहीं उड़ती है। एंड समर पूल्स कुड हार्डली कूल, समर पूल्स की बात कर रहा है, तो यूरोप में पता ही होगा कि जो गर्मियों का मौसम होता है तो वहां पे जो पूल्स वगैरह होते हैं वो बिल्कुल के बिल्कुल जम जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि समर पूल्स में जो पानी है जो ठंडा है वो भी ठंडा नहीं कर सकता है। अब द फीवर ऑन माई ब्रो, फीवर ऑन माई ब्रो, ब्रो का मतलब यहाँ पे माथा है, और फीवर का मतलब बुखार से नहीं है, यहाँ पे जो है गर्म ताप से है। जब आपको कई सारी चिंताएं लगी होती हैं तो आपका माथा बिल्कुल गर्म रहता है, तो यहाँ पे जो गर्मियों के मौसम में जो पूल्स हैं ठंडे ठंडे, उनमें जो ठंडा पानी है वो भी क्या नहीं कर सकता है, वो भी ठंडा नहीं कर सकता है इसके माथे के बुखार को, यानी माथे पे जो हीट है, जो जिम्मेदारियां हैं, जो उसकी वजह से ताप है, कई सारी चिंताएं लेकर बैठा है उसको। आई रिमेम्बर, मुझे याद है द फल ट्रीज डार्क एंड हाई, फल ट्रीज मतलब देवदार के पेड़ जो बिल्कुल डार्क होते थे, गहरे होते थे, और कैसे होते थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते थे। आई यूज टू थिंक दे आर स्लेंडर टॉप्स, स्लेंडर का मतलब होता है जो पतली पतली शाखाएं हैं, उसकी जो ऊंचाई है, टॉप्स हैं, ऊपर में पेड़ पतला हो जाता है। तो मैं सोचता था कि जो उनके पतले पतले जो टॉप्स हैं वो क्या करते हैं, वेयर क्लोज अगेंस्ट द स्काई, अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है, लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट का मतलब है कि पास होते थे, कि ये जो पेड़ हैं, इनके पेड़ की जो पतली पतली शाखाएं हैं, ऊपर की जो टॉप्स है वो जाकर किसको छूती हैं, आसमान को छूती हैं। इट वॉज अ चाइल्डिश इग्नोरेंस, चाइल्डिश मतलब बचकाना, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता थी, ये बचपन की नादानी थी जो मैं ये सोचा करता था। बट नाउ टेस्ट लिटिल जॉय, टेस्ट लिटिल जॉय का मतलब कि अब थोड़ी सी भी मेरे अंदर जो है कि आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी ये पहले तो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, तारीफ कर रहा है, उन चीजों के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर सीरियस हो गया पोयम कि लेकिन अब मेरे अंदर थोड़ी सी भी खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? टू नो आई एम फार्दर ऑफ फ्रॉम हेवन, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि मैं क्या हूं, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि मैं जन्नत से बहुत दूर हूँ, हेवन से बहुत दूर हूँ, गॉड से बहुत दूर हूँ। और तब लगता था कि मैं बहुत करीब हूँ। देन व्हेन आई वाज अ बॉय, तब तो देन जब मैं छोटा बच्चा था तो उस समय तो लगता था कि मैं करीब हूँ, लेकिन अब क्या लगता है, अब लगता है कि मैं बहुत दूर हो चुका हूँ। तो ये बात भी क्या करती है, ये बात उसको क्या कर रही है, उदास कर रही है, और यही वो वजह है जिसने उसकी खुशी को छीन ली है। तो यहाँ पे देखो वही बचपन को याद कर रहा है, और बचपन सबके लिए बिल्कुल स्पेशल होता है,